हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंग्लिश माध्यम। इंग्लिश माध्यम के प्लेटफॉर्म पे हम एडिटोरियल बेस्ड प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस सॉल्व कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विद थॉट ऑफ द डे, दैट इज यस्टरडे इज गॉन, टुमारो इज येट टू कम, यू ओनली हैव टुडे इन योर हैंड। होते ना कई लोग कि यार मैं तब तो मैं इतना पढ़ लेता था, अब मैं नहीं पढ़ पा रहा, या फिर मैं पहले इतना कुछ कर लेता था, या काश मैंने उस टाइम ऐसा कर लिया होता। तो ये जो रिग्रेट वाली स्टेट है कि मैं पहले ऐसा कर लेता था, या फिर वो जो कि हम पहले बहुत अच्छे थे अब हम खराब हो गए हैं, या फिर हम पहले उस टाइम का हमने यूटिलाइज नहीं करा, ये रिग्रेट वाली स्टेज है। यस्टरडे तो जा चुका है, अब उसको तो आप कुछ नहीं कर सकते। अब जो टुमारो है वो अभी तक आया नहीं है, अभी कल का भरोसा ही नहीं है कुछ भी कि हम जिएंगे या नहीं जिएंगे, कल को गवर्नमेंट जॉब्स बचेंगी नहीं बचेंगी। मोदी जी ने अगर सब कुछ प्राइवेटाइज कर दिया तो फिर तो सरकारी नौकरियों की तैयारी भी क्यों करेंगे, है ना। तो टुमारो इज येट टू कम, यानी कि आगे आने वाले कल का हमें कुछ अता पता नहीं है, कुछ हमारे पास उसकी क्लैरिटी नहीं है, ठीक है, श्योरिटी नहीं है। हमारे हाथ में केवल और केवल हमारा आज है, ठीक है। अभी जो पल हमारे पास है ना, हम जिसमें जी रहे हैं, हमारे पास बस वही पल है जिसको हम बेस्ट ऑफ बेस्ट अपना यूटिलाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो ना पिछले कल को याद करके दुखी हो, ना आने वाले कल की चिंता करके ना परेशान हो, ठीक है। केवल जो आज है आपके पास उसके ऊपर फोकस करो और अपनी पढ़ाई करते रहो, ठीक है। अब देखो हुआ क्या, हम काफ़ी दिनों से ये चीज़ पढ़ रहे थे कि कार्बन एमिशन के ऊपर टैक्सेस लगाने की बात की जा रही है, कार्बन एमिशन के ऊपर टैक्सेस लगाने की बात की जा रही है, ठीक है। तो वही यहाँ पे उसी के बारे में जिक्र किया गया है। स्टार्टिंग दिस अक्टूबर, इस अक्टूबर से स्टार्ट होके द यूरोपियन यूनियन EU ने क्या किया है, एक फ्रेमवर्क इंट्रोड्यूस किया है, ठीक है। प्रपोजेस टू इंट्रोड्यूस अ फ्रेमवर्क for levying a carbon tax on imports of products that rely on non-green or suboptimally sustainable processes। मतलब वो प्रोडक्ट्स जो कि नॉन ग्रीन एनर्जी द्वारा बनाए जाते हैं, या फिर सब ऑप्टिमली यानी कि पार्शली सस्टेनेबल जो प्रोसेसेस हैं उनसे बनाए जाते हैं। तो उन प्रोडक्ट्स के ऊपर क्या करेंगे, कार्बन टैक्स इम्पोज करेंगे, उनके इम्पोर्ट के ऊपर कार्बन टैक्स लगाए जाएंगे, ठीक है। And where carbon emissions are deemed to have not been adequately priced, और उन जगहों पे भी, उन चीज़ों के ऊपर भी जहाँ पे भी कार्बन एमिशन के ऊपर ना ये माना जाता है कि उनके ऊपर जो कार्बन एमिशन की प्राइसिंग है वो सही से नहीं की गई है, उन चीज़ों के ऊपर भी टैक्स लगाया जाएगा, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल आप ले लो कि जो हमारे यहाँ पे उदाहरण भी दिया है कि जैसे हमारा जो स्टील है वो ब्लास्ट फर्नेस के अंदर बनता है, ठीक है। वो पूरी की पूरी एक ऐसी प्रोसेस है जिसको हम अभी एकदम से तुरंत से चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। तो उसको चेंज होने में टाइम लगेगा, लेकिन वो प्रोसेस क्या है, वो कार्बन वाली प्रोसेस है, मतलब उसमें कार्बन एमिट भी होता है, उसमें ज़्यादा हीट भी प्रोड्यूस होती है, यानी कि वो पूरी तरह से सस्टेनेबल प्रोसेस नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से अगर स्टील जो भी बनाया जा रहा है उसके ऊपर क्या करेंगे, कार्बन टैक्स लगा देंगे, ठीक है। जिससे क्या होगा, स्टील कॉस्ट भी महंगी हो जाएगी, और जो हमारे जो लोकल मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके ऊपर भी बोझ पड़ने वाला है, ठीक है। दिस कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म विल बिगिन, ये जो प्रोसेस है जिसमें ये किया जा रहा है उसको बोलते हैं कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। और ये कब से होगा, will begin with an import monitoring mechanism and culminate in the levy of duties as determined from January 2026। कि ये जैसा हम पहले सोच रहे थे, जो हमने किया है कि एक इंपोर्ट मॉनिटरिंग मैकेनिज्म बनाया जाएगा कि क्या क्या चीज़ें इंपोर्ट की जा रही हैं, क्या क्या चीज़ें एक्सपोर्ट की जा रही हैं, उसके ऊपर एक मॉनिटरिंग मैकेनिज्म बनाया जाएगा। और फिर क्या किया जाएगा, उसी हिसाब से उनके ऊपर ड्यूटीज़ लगाई जाएंगी, ठीक है। टैक्स और ड्यूटीज़ लगाई जाती है ना, कस्टम ड्यूटीज़। और ये सब कब से हो जाएगा, डिटरमाइंड फ्रॉम जनवरी 2026 जनवरी से स्टार्ट कर दिया जाएगा ये सारे प्रोसेस। The EU urges that CBAM will ensure its climate objectives are not undermined by carbon intensive imports and spur cleaner production in the rest of the world। बोल रहे
कि ईयू ने कहा कि जो सीबीएम है वो ये मेक श्योर करेगा, वो ये सुनिश्चित करेगा कि उसका ईयू का जो क्लाइमेट ऑब्जेक्टिव है वो पर्पसफुली मीट हो। जैसे हमने बात करा था ना कि कार्बन क्रेडिट दिए जा रहे हैं आप हर एक देश को कि आपके पास इतने कार्बन क्रेडिट्स आपको वही यूज़ करने हैं, तो वो कह रहे हैं कि हम अपना क्लाइमेट ऑब्जेक्टिव है उसको मीट करने के लिए, उस गोल को रीच करने के लिए पूरी तरीके से तत्पर हैं, वचनबद्ध हैं। और हम ये नहीं चाहते कि जैसे अगर कार्बन जो चीज़ें जो ज़्यादा कार्बन यूज़ करती हैं, प्रोड्यूस करती हैं, उन चीज़ों के इम्पोर्ट से उन चीज़ों का ज़्यादा इम्पोर्ट हो, ठीक है, क्योंकि हमें वो ऑब्जेक्टिव बनाए रखना है। तो इसका मतलब ये होगा कि हम दुनिया भर में क्या करेंगे, क्लीनर प्रोडक्शन प्रोसेस को बढ़ावा देने की तरफ कदम उठा रहे हैं, ठीक है। कि अब अगर हम उनके ऊपर टैक्स लगाएंगे तो लोग ज़रूर नए नए प्रयास करेंगे कि ज़्यादा क्लीन मेथड हम लेकर आएँ जिसमें ज़्यादा कार्बन नहीं एमिट हो, ठीक है, ऐसे मेथड हम लेकर आएँ। दिस पोजेस a significant threat to some of India's biggest exports to the trading bloc। बोल रहे अब EU क्या है, हमारा मेजर ट्रेडिंग ब्लॉक है, इसके लिए जो हमारा इंडिया के जो बिगेस्ट एक्सपोर्ट्स हैं उनके लिए बहुत बड़ा खतरा है, ठीक है। इंक्लूडिंग आयरन ओर एंड स्टील with carbon levies estimated to range from 19.8% to 52.7%, इतने ज़्यादा टैक्सेस लगने वाले हैं, ठीक है। तो इससे क्या होगा, हमारी आयरन ओर और स्टील इंडस्ट्री जो है उसके ऊपर बहुत भारी दबाव पड़ेगा। During a visit to France in early April, Commerce and Industry Minister Piyush Goyal said it was too early to gauge the taxes impact on Indian export। तो जब वो फ्रांस गए थे अप्रैल में, कौन, हमारे कमर्स और इंडस्ट्री मिनिस्टर जो है पीयूष गोयल, उन्होंने कहा था कि अभी बहुत जल्दबाजी होगी कि ये बता पाना, कि ये सुनिश्चित कर पाना कि कार्बन जो टैक्सेस लगाए जाएंगे उनका इंडियन एक्सपोर्ट्स के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। ये बहुत ज़्यादा जल्दबाजी होगी, एज ऑपरेशनल क्लैरिटी वॉज येट टू इमर्ज, क्योंकि अभी तक किस तरीके से लगाए जाएंगे, कितनी रेंज में लगाए जाएंगे, हमारा कितना सामान जाता है, ये सब चीज़ें अभी तक क्लैरिटी नहीं है इसके ऊपर, ठीक है। बाय लास्ट थर्सडे, top trade officials were more assertive and termed tackling this risk as one of the top items on government's agenda। जो पिछले थर्सडे तक, पहले तो उन्होंने ये बोला कि अभी हमें सुनिश्चित नहीं है, हम अभी काफ़ी चीज़ों की क्लैरिटी नहीं है, तो अभी बहुत जल्दबाजी होगा कुछ भी कहना। लेकिन अब क्या हुआ, लास्ट थर्सडे, पिछले हफ्ते थर्सडे तक उन्होंने क्या कहा, जो टॉप ऑफिशियल्स हैं इस फील्ड के, उन्होंने वो बहुत ज़्यादा अब तत्पर दिखाई दिए, असर्टिव दिखाई दिए, मतलब अब वो एकदम दृढ़ निश्चय के साथ में दिखाई दिए कि अब हमें इसको टैकल करना पड़ेगा, अब हमें इस रिस्क को, इससे निपटना पड़ेगा। और उन्होंने ये कहा कि ये जो रिस्क है इससे निपटना जो है वो हमारी गवर्नमेंट की टॉप एजेंडा आइटम्स में से एक है, ठीक है। यानी कि अगर हमारी गवर्नमेंट की लिस्ट में टॉप आइटम्स 10-12 हैं तो उसमें ये भी, इस दुविधा से, इस परेशानी से जूझना, इससे निपटना भी एक हमारी प्रायोरिटी है, विद सेवरल ऑप्शंस बीइंग एक्सप्लोर्ड। और हम लोग बहुत सारे ऑप्शंस अभी एक्सप्लोर कर रहे हैं कि हम क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है। It is critical that the center reacts with greater elasticity to what may be considered by some as sophisticated trade barrier dosed in greenwashing optics proposed by the EU। बोल रहे कि ये बहुत ही चिंताजनक है, बहुत ही एक क्रूशल स्थिति है कि जब गवर्नमेंट जो है इतनी तत्परता से, इतनी उत्सुकता से रिएक्ट कर रही है, ठीक है। क्योंकि कुछ लोग इसको क्यों इसको बोल रहे क्रिटिकल है, क्योंकि कुछ लोग इसको अभी भी एक सोफिस्टिकेटेड ट्रेड बैरियर की तरह देख रहे हैं, जो कि ग्रीन वॉशिंग ऑप्टिक्स के नाम पे हमारे ऊपर लगाया जा रहा है, प्रपोज्ड बाय EU। यानी कि EU के द्वारा हमारे ऊपर ग्रीन वॉशिंग, कि हम लोग ग्रीन एनर्जी फैलाना चाह रहे हैं, हमारा पर्पस है ग्रीन, इसके नाम पे हमारे ऊपर ये टैक्स जो है, ट्रेड बैरियर जो है वो लगाने की कोशिश की जा रही है, ठीक है। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। EU ने वैसे भी पहले भी इंडिया को हमें यूक्रेन वॉर के ऊपर घेरने की कोशिश करी थी, जब हम नहीं टूटते, हो सकता है ये उनकी स्ट्रैटेजी हो, ये टैक्स लगा देंगे तो इंडिया अपने आप पीछे हटेगा रशिया को सपोर्ट करने से, ठीक है। तो ये भी हो सकता है ना कुछ, या फिर उनकी और कुछ इंटरनल मंशा हो सकती है कि इंडिया इतना ज़्यादा डेवलप कंट्री ना बनकर उभरे, ठीक है। तो कुछ भी इसमें उनका पर्पस हो सकता है, बट वो इसका नाम क्या दे रहे हैं कि ग्रीन वॉशिंग का इसको नाम दिया जा रहा है, ठीक है। लास्ट ईयर
About a third of India's iron, steel and aluminium exports, for instance, were shipped to EU members. पिछले साल की बात है कि हमारा जो तीसरा हिस्सा है इंडिया के आयरन का, स्टील का और एल्यूमिनियम का एक्सपोर्ट्स जो हुआ है वो केवल और केवल यूरोपियन यूनियन वाले मेंबर्स देशों को हुआ है. ठीक है. इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स द लार्जेस्ट एक्सपोर्ट ग्रोथ ड्राइवर इन रिसेंट ईयर. अब हमारे देश में जो सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट जिसकी वजह से हमारी एक्सपोर्ट में ग्रोथ हुई है वो है इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स. ठीक है. और इसका क्या हुआ है, वुड बी इम्पैक्टेड टू, इनके ऊपर भी इस टैक्स सिस्टम का प्रभाव पड़ेगा. लार्जर प्लेयर्स अक्रॉस सेक्टर्स आर ग्रेजुअली टर्निंग टू ग्रीन एंड टेक्नोलॉजी. जो बड़े बड़े प्लेयर्स हैं इस सेक्टर में, ठीक है, वो तो अब धीरे धीरे ग्रीनर टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ रहे हैं. बट ये जो ट्रांजिशन है वो एकदम से नहीं होगा ना, कि आपने कल बात करी कि हमने भाई एक फर्नेस बनानी है जिसमें हाइड्रो पावर का यूज़ किया जाए और कार्बन एमिशन बहुत कम के बराबर या जीरो के बराबर हो. तो वो अब हाइड्रो पावर एक दिन से तो वो फर्नेस नहीं बन जाएगी ना एक दिन में. ठीक है. रातों रात तो नहीं बन सकती वो चीज़, उसमें टाइम लगेगा. पहले टेक्नोलॉजी भी ढूंढनी पड़ेगी हमें. कई सारी ऐसी टेक्नोलॉजीज हैं जो शायद अभी इंडिया में नहीं है अवेलेबल. ठीक है. हमें उन चीज़ों के ऊपर भी गौर करनी पड़ेगी. तो इट विल टेक टाइम. ठीक है. बट द ट्रांजिशन नीड्स टाइम. इवन मोर सो फॉर स्मॉलर बिजनेसेस टू मूव अवे फ्रॉम लेगेसी कार्बन हैवी टेक्नोलॉजीज. और ये भी बड़ा हो जाएगा मुद्दा, बड़ा मसला है कि जो ऐसे बिजनेसेस हैं, ठीक है, जो अभी तो इसके शिखर पर हैं, जैसे कि आप सब समझो जो स्टील प्लांट्स हैं वो ज़्यादातर वही यूज़ करते हैं, ब्लास्ट फर्नेस का यूज़ करते हैं ना, वो ही लेगेसी बिजनेस है. उसी की वजह से ये लोग इतना आगे बढ़े हैं. अब उसके जगह पे नई टेक्नोलॉजी को ढूंढना, ठीक है, नई टेक्नोलॉजी को लेकर आना बड़ा चैलेंज होगा उन बिजनेसेस के लिए. अब आप अपना इतना ज़्यादा बड़ा आपने प्रोडक्शन हाउस बनाया है, उसको आप एक दिन में शट डाउन करके नई टेक्नोलॉजी को इंपोर्ट करके, जो कि हो सकता है करोड़ों का आपका बजट जाए, उसको लेकर आएंगे और फिर उसके ऊपर काम करना एकदम से शुरू कर देंगे. इज़ नॉट एन ईजी टास्क. आपको अपने लेबर्स को भी ट्रेन करना पड़ेगा उस हिसाब से. ठीक है. तो इसलिए बहुत बड़ा चैलेंज आने वाला है. द EU believes that कार्बन टैक्स इज कंपैटिबल विद वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन नॉर्म. EU का मानना है, यूरोपियन यूनियन का मानना है कि वो जो कार्बन टैक्स की बात कर रहे हैं ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के जो नॉर्म्स हैं उनके अनुसार एकदम सही है. बट इंडिया इज लुकिंग टू चैलेंज दैट. लेकिन इंडिया जो है अब इसको चैलेंज करने की सोच रहा है. ठीक है. इट मे ऑल्सो फ्लैग द इनकम्पैटिबिलिटी विद द यूएन्स क्लाइमेट चेंज फ्रेमवर्क which moots common but differentiated responsibilities for developed and developing nations. बोले कि ये जो है इनकम्पैटिबल है जो यूएन के क्लाइमेट चेंज फ्रेमवर्क है उसके साथ भी. ठीक है. कैसे इनकम्पैटिबल है? क्योंकि उसमें ये कहा गया है कि सभी देशों को तो करना चाहिए क्लाइमेट चेंज के ऊपर काम, लेकिन जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अलग हैं, जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अलग हैं. ठीक है. डेवलप कार्बन क्रेडिट की जो हमने बात की थी, ठीक है, उसमें भी हर एक देश के पास अपना अलग कार्बन क्रेडिट होगा. आपका कितना प्रोडक्शन है, कितना यूटिलाइजेशन है, उसके बेसिस पे आपको कार्बन क्रेडिट्स दिए जाएंगे. राइट. तो डेवलप्ड कंट्रीज के लिए और डेवलपिंग कंट्रीज के लिए और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज के लिए अलग अलग ही होंगे ये सारी चीज़ें. ठीक है. तो वही यहाँ पे कहने की बात करी गई. चाहते तो हम सबसे हैं कि सब ग्रीन एनर्जी की तरफ जाएं, लेकिन डेवलप्ड कंट्रीज और डेवलपिंग कंट्रीज में दोनों में रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिफरेंट हैं. बट इवन इफ दीज आर्ग्यूमेंट्स आर अपहेल्ड, दीज टू एवेन्यूज लैक एनफोर्समेंट ऑप्शंस. बोल रहे हैं कि अगर हम इन बातों को मान भी लेते हैं, जो ये आर्ग्यूमेंट्स दिए जा रहे हैं, तर्क वितर्क दिए जा रहे हैं, इनको अगर हम मान भी लेते हैं, ठीक है, तो भी ये दोनों जो चीजें हैं, दोनों जो एवेन्यूज हैं, इनमें एनफोर्समेंट ऑप्शंस की कमी है कि आप किस तरीके से इसको लागू करेंगे, उस चीज की कमी है. सो a threat of retaliatory tariffs on EU imports is also being weighed, even as plans are afoot to quantify the various carbon taxes levied in India. बोल रहे हैं तो इसलिए अब EU टैक्स लगाएगा तो हमारे पास भी एक रिटेलिएट करने का, यानी कि उनसे वापस बदला लेने का एक
मौका है कि हम उनको भी उन्हीं की दवाई का स्वाद चखाएं। ठीक है, तो क्या करेंगे, हम भी टैक्सेस लगा देंगे और ज़्यादा, या फिर हम भी चीज़ों को क्वांटिफाई करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और इससे क्या होगा, वेरियस कार्बन टैक्सेस लिवाइड इन इंडिया, जो इंडिया में वेरियस कार्बन टैक्सेस लगाए जाएंगे वो हम उनसे जो चीज़ इंपोर्ट कर रहे हैं उसके ऊपर लगा देंगे। Having positioned itself as the voice of the global south, India must play that part to the hilt while at the helm of the G20 this year and galvanize other nations to take on EU's carbon tax framework। बोल रहे हैं कि जब इंडिया को एक ग्लोबल साउथ की वॉइस के तौर पे देखा जाता है, ग्लोबल साउथ मतलब जैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश, चाइना, श्रीलंका, ये सारे जो साउथ वाले कंट्रीज हैं ना, एशिया महाद्वीप में जो साउथ वाली कंट्रीज हैं, इन सब की एक आवाज़ के तौर पे इंडिया को देखा जाता है। और अब मौका है कि इंडिया को अपना वो पार्ट भी प्ले करना चाहिए, कि उनको उन सब की आवाज़ बन के उभरना चाहिए। बिकॉज आपको पता है G20 यहाँ पे हुआ है और हम होस्ट रहे हैं और प्रेसिडेंट भी रहे हैं उसके, ठीक है, चेयरमैन भी रहे हैं इस बारी। तो अब ये हमारे ऊपर दारोमदार आ जाता है कि हम बाकी नेशंस को भी गैल्वनाइज करें, यानी कि उनको भी प्रेरित करें, उनको भी अपनी तरफ अपनी विचारधारा से जोड़ें। ठीक है, और जो EU का ये कार्बन टैक्स है लगाने का, उसके ऊपर टेक ऑन किया जाए, यानी कि उसके ऊपर अब एक्शन लिया जाए। ठीक है, this championing need not revolve around its own concerns, but the far worse implications of CBAM entails for poorer countries। बोल रहे अब ऐसा नहीं है कि आप ठीक है लड़ने तो मैदान में उतरे, लेकिन आप सिर्फ अपनी चिंताओं को लेके उतर गए लड़ने मैदान में। ठीक है, आप चैंपियन तो बन रहे हैं, लेकिन सिर्फ अपनी लड़ाई लड़के आप चैंपियन बन रहे हैं, ऐसा नहीं है। आपको जो इस CBAM जो है, इसके जो वर्स इम्प्लीकेशंस हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा दुष्प्रभाव जो होने वाले हैं गरीब देशों के ऊपर, ठीक है, उनके लिए भी लड़ना है। मैनी ऑफ whom rely more heavily on mineral resources than India does, क्योंकि ये जो पोरर कंट्रीज हैं ये ज़्यादा मिनरल रिसोर्सेज के ऊपर डिपेंड करती हैं। ठीक है, इंडिया से भी ज़्यादा मिनरल रिसोर्सेज के ऊपर ये डिपेंड करती हैं। तो इन देशों को बचाने के लिए भी इंडिया को ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी। Which of the following statements about the European Union's carbon border adjustment mechanism is not true? CBAM is set to be introduced in October। सही है, ये अक्टूबर से लागू होने की बात कर रहे हैं उसको। CBAM will begin an import monitoring mechanism, ये भी सही है कि वो एक import monitoring mechanism लगाएंगे ताकि उनको पता चले कि कौन सी चीज़ें जो import की जा रही हैं जिनके ऊपर ज़्यादा कार्बन प्रोड्यूस किया जा रहा है। ठीक है, ये भी सही है। CBAM aims to protect EU's climate objective from carbon intensive imports, ये भी सही है। उनने रीज़न यही बताया कि हमारा पर्पस यही है कि हम अपने क्लाइमेट ऑब्जेक्टिव्स को रीच करें और ज़्यादा जो कार्बन इंटेंसिव इम्पोर्ट्स हैं उनके ऊपर ज़्यादा टैक्स लगाएं ताकि उनसे बचा जा सके। ठीक है, CBAM's impact on Indian export is already clear and well understood। बोल रहे कि CBAM का जो इम्पैक्ट होगा इंडियन एक्सपोर्ट के ऊपर बड़ा साफ है और पहले से ही हमें समझ में आ रहा है क्या इम्पैक्ट होगा। जबकि हमारे जो मिनिस्टर हैं पीयूष गोयल, उन्होंने बोला कि नहीं, हमें अभी तक इसके ऊपर क्लैरिटी नहीं है कि इसका क्या प्रभाव होगा। ठीक है, द CBAM विल इम्पोज ड्यूटीज फ्रॉम जनवरी 2026। बोल रहे CBAM जो ड्यूटीज इम्पोज करेगा, जो भी टैक्स और ड्यूटीज लगाएगा, वो कब से लगाएगा, जनवरी 2026 से। ये भी सही है। सो ऑप्शन डी जो है वो इनकरेक्ट है। Based on the passage, which of the following strategies is not mentioned as possible response to European Union's carbon border adjustment? बोल रहे हैं कि जो जो स्ट्रैटेजीज बताई गई हैं उनमें से कौन सी स्ट्रैटेजी ऐसी है जो हम नहीं कर सकते इसके ऑपोजिशन के तौर पे। ठीक है, इसका रिस्पॉन्स देने के तौर पे हम नहीं कर सकते। ऑप्शन ए, चैलेंजिंग द कंपैटिबिलिटी ऑफ कार्बन टैक्स वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन नॉर्म्स। अब कार्बन इसको हम चैलेंज नहीं कर सकते क्योंकि उन्होंने कहा है कि ये जो टैक्स सिस्टम हम बना रहे हैं ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के नॉर्म्स के अनुसार ही है, तो ये तो गलत हो गया, हम नहीं कर सकते। हम इसको इनकम्पैटिबिलिटी विद यूएन्स क्लाइमेट चेंज फ्रेमवर्क, ये वाला फ्लैग भी नहीं दे सकते। ठीक है, इस तरीके से भी हम इसको पोर्ट्रे नहीं कर सकते। इनकरेजिंग लोकल बिजनेसेस टू अडॉप्ट ग्रीनर टेक्नोलॉजीज, कि हम लोकल बिजनेसेस को इनकरेज करें ग्रीनर टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट करने में। ठीक है, हाँ हम ये कर रहे हैं और कर सकते हैं और यही करना पड़ेगा, यही एकमात्र रास्ता है, बट ये इमीडिएटली नहीं होगा। ठीक है, इम्पोजिंग रिटेलिएटरी टैरिफ्स ऑन EU इम्पोर्ट्स, की EU से जो इम्पोर्ट्स हो रहे हैं उनके ऊपर हम रिटेलिएटरी टैरिफ्स लगा दें, तो ये सही है। ये उन्हें सजेस्ट करा है कि आप ये कर लो।
ठीक है। इन्वेस्टिंग इन ऑल्टरनेटिव एनर्जी रिसोर्सेज टू रिड्यूस रिलायंस ऑन मिनरल रिसोर्सेज, बोल रहे हैं कि हमें ऑल्टरनेटिव एनर्जी रिसोर्सेज के ऊपर इन्वेस्ट करना पड़ेगा ताकि हम मिनरल रिसोर्सेज के ऊपर अपना कम दारोमदार दें, मतलब उनके ऊपर कम डिपेंडेंट हो, जबकि ये पॉसिबिलिटी नहीं है क्योंकि इंडिया जो है मिनरल रिच कंट्री है, हमारा मैक्सिमम जो आउटपुट है वो मिनरल एक्सपोर्ट से ही आता है, तो ये करना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ई इज करेक्ट। बेस्ड ऑन द पैसेज व्हाट इज द टोन ऑफ द ऑथर। अब देखो लास्ट की लाइन्स आप पढ़ो एक बार ध्यान से, इसमें ये बोल रहे हैं कि हमें क्या करना पड़ेगा, हमें उनकी आवाज़ बननी पड़ेगी और इस टैक्स फ्रेमवर्क के ऊपर टेक ऑन करना पड़ेगा, यानी कि हमें इसके ऊपर, हमारी नज़र में ये गलत है और हमें इसके ऊपर एक्शन लेना पड़ेगा। ठीक है, हमारे को सिर्फ अपने बारे में चिंता नहीं करनी, उन गरीब देशों के बारे में चिंता करनी है जो ज़्यादातर मिनरल रिसोर्सेज के ऊपर डिपेंड करते हैं। ठीक है, दैट मीन्स वो इस पूरे के पूरे जो फ्रेमवर्क है इसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं क्योंकि ये सोच रहे हैं कि जो पुअर कंट्रीज हैं या इंडिया जैसे देश हैं जो इसके ऊपर ज़्यादा, उनके ऊपर ज़्यादा दुष्प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो इसकी सपोर्टिव टोन नहीं है, वो इस टैक्स सिस्टम को सपोर्ट नहीं कर रहे, क्रिटिकल ज़रूर है क्योंकि उनने कहा कि हमें इसके विरोध में ज़रूर खड़े होना पड़ेगा। ठीक है, सो ऑप्शन बी क्रिटिकल इज द करेक्ट आंसर। मेन थीम क्या है पैसेज की, द इकोनॉमिक बेनिफिट्स ऑफ यूरोपियन यूनियंस कार्बन टैक्स फ्रेमवर्क की, इसके क्या इकोनॉमिक बेनिफिट्स होंगे, ये मेन थीम है? नहीं, ये मेन थीम नहीं है। द इम्पैक्ट ऑफ यूरोपियन यूनियंस कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म ऑन इंडियन एक्सपोर्ट, कि इंडियन एक्सपोर्ट्स के ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। सही है, ये बात हमने डिस्कस करी है। ठीक है, द रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन रिड्यूसिंग कार्बन एमिशन, टेक्नोलॉजी का क्या रोल रहेगा कार्बन एमिशन को रिड्यूस करने में, ये हमने डिस्कस नहीं करा है। द इम्पॉर्टेंस ऑफ इंटरनेशनल कोऑपरेशन इन एड्रेसिंग क्लाइमेट चेंज, कि इंटरनेशनल कोऑपरेशन की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है क्लाइमेट चेंज को एड्रेस करने में, ये भी हमने डिस्कस नहीं करा है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब सिनोनिम बताना है एफुट का। एफुट का मतलब होता है कोई चीज़ अपने अंडरवे है या मतलब कि निर्माणाधीन है, शुरुआत हो चुकी है बट अभी कंप्लीट नहीं हुई है, इन प्रोसेस है। ठीक है, इन प्रोसेस है। ठीक है, तो सिनोनिम अंडरवे, अंडरवे तो इसका मीनिंग भी है तो सिनोनिम भी हो सकता है। ओवरहेड, ओवरहेड मतलब मेरे सिर के ऊपर, थोड़ा सा ऊपर की जितनी हाइट जितना। ठीक है, आपके सर से जस्ट थोड़ा सा ऊपर। ठीक है, स्टैटिक मतलब एक जगह पे जो खड़ा रहे, स्थिर रहे। ठीक है, इमोबाइल वही स्थिरता। नन ऑफ द अबव, सो ऑप्शन ए अंडरवे इज द सिनोनिम। इंडोनेशिया स्टैम्पीड, स्टैम्पीड आपको पता है ना, भगदड़ मच जाती है तो उसमें लोग कुचले जाते हैं। ठीक है, स्टैम्पीड एक्सीडेंट इज डैश ऑफ other crowd related tragedies such as the deaths of 8 people in January। अब ये हो सकता है या तो वो याद दिलाता है, is resembled मतलब उसकी तरह की याद दिला रहा है या उसी तरह का एक एक्सीडेंट है। ठीक है, या उससे मिलता जुलता एक एक्सीडेंट है, जैसा कि कब हुआ, जैसे और क्राउड रिलेटेड ट्रेजेडीज होती आई हैं जिनमें एज डेथ्स ऑफ, जैसा कि 8 लोगों की जब मौत हुई थी जनवरी 2022 में ड्यूरिंग अफ्रीका कप ऑफ नेशंस इन कैमरून। ठीक है, उसके अलावा दोज ऑफ 72, जब 74 स्पेक्टेटर्स जो हैं, दर्शक जो है पोर्ट साइड इजिप्ट में 2012 में मारे गए थे, और 97 लिवरपूल सपोर्टर्स जो हैं हिल्सबरो में यॉर्कशायर में मारे गए थे इंग्लैंड में 1989 में। तो ये इन्होंने घटनाओं की जानकारी दे दी कि कब कब ऐसे स्टैम्पीड हुए हैं। इन ऑल 3 केसेस द डेथ्स वर लेस द रिजल्ट ऑफ हुलिगैनिज्म। बोल रहे हैं कि तीनों केसेस में जो ये डेथ्स हुई, ये जो मौतें हुई, ये ऐसा नहीं कि गुंडागर्दी की वजह से मौतें हुई, एंड मोर टू डू विद द पुलिस डैश एंड क्राउड कंट्रोल फेलियर। ये ज़्यादातर मौतें इसलिए हुई कि पुलिस का वहाँ पे हो सकता है कि उनका जो वर्क प्रोसीजर था या उनका जो इस इंसिडेंट को हैंडल करने का तरीका था वो सही नहीं था, उसमें वो फेल हुए, और क्राउड कंट्रोल जो है उसमें वो फेल हुए। FIFA, football's governing body, has come up with a clear guideline on stadium safety। जो फुटबॉल की गवर्निंग बॉडी है फीफा, उनने बहुत ही क्लियर गाइडलाइंस बनाए हैं स्टेडियम सेफ्टी के ऊपर कि नो फायर आर्म्स और क्राउड कंट्रोल गैस शुड बी कैरिड
और यूज्ड। बोल रहे कोई भी फायर आर्म्स यानी कि आर्म्ड एमिनिशन यानी कि बंदूक वगैरह नहीं यूज की जाएगी, नहीं वहां पे होनी चाहिए। या फिर क्राउड कंट्रोल गैस करने के लिए, जैसे आंसू गैस को खोले गोले छोड़ देते हैं, या फिर लाफ्टर गैस के गोले छोड़ देना, ऐसी कोई भी क्राउड कंट्रोल करने वाली गैसेस वहां पे यूज नहीं की जाएंगी। क्यों? क्योंकि उनका कहना है कि वो जो लोग हैं वो ऐसी गैसेस कब यूज की जाती हैं, जब आप किसी एक राइट को यानी कि एक कोई आंदोलन को आप रोकना चाह रहे हैं, जहां पे बहुत ज्यादा वो लोग तो एक दर्शक हैं, ठीक है, वो तो हो सकता है कि डर के मारे अपनी जान बचा के भागने की कोशिश कर रहे हो, आप उनको और वहां पे धुंध कर दोगे और उनके आंसू गैस के गोले छोड़ दोगे, तो उसमें और ज्यादा वो लोग घबरा जाएंगे। ठीक है, by police or stewards in charge of crowd control. This guideline is not without reason. बोल रहे ये जो गाइडलाइन है बिना किसी रीजन के नहीं है, इसके पीछे रीजन है। Policing is of this kind is done to bring order when violence goes beyond control and descends into riots. बोल रहे हैं कि इस तरह की जो पुलिस की कार्रवाई है ये तब की जाती है जब आपको लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना हो, या फिर आपको वायलेंस को रोकना हो, और वायलेंस इस तरीके का हो गया हो कि वो कंट्रोल से बाहर चला गया हो और रायट्स में, दंगों में तब्दील हो गया हो। ठीक है, तब ये तरह की कार्रवाई की जाती है। आप मासूम भोली भाली जनता जो वहां पे देखने आई है मैच, वो किसी कारण से भाग रहे हैं इधर उधर, तो उनके ऊपर आप इस तरीके की पुलिसिंग क्यों करो? क्योंकि वो तो पहले ही डरे हुए हैं, वो तो अपना जान बचा के इधर उधर भाग रहे हैं, कि निकलने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप उनको और डरा देंगे। ठीक है, तो वो पैनिक हो जाएंगे, उनको कोई रास्ता ही नहीं समझ में आएगा। एंड देयर इज लिटिल थॉट फॉर पब्लिक सेफ्टी। और बोल रहे कि इस तरीके की पुलिसिंग में जब आप आंसू गैस के तो उस टाइम पे आंसू गैस के गोले छोड़ते हैं, या लाफ्टर गैस के, या धुंध करने वाले, धुआं कर देने वाले गोले छोड़ते हैं, तो वो क्या होगा कि आप वहां पे पब्लिक सेफ्टी नहीं चाहते, आप बस उस दंगे को रोकना चाहते हैं, इसलिए वो कर रहे हैं। ठीक है, तो वहां पे तो आपको पब्लिक सेफ्टी चाहिए। ठीक है, एक स्टेडियम के अंदर आपको पब्लिक सेफ्टी का ध्यान देना चाहिए। ओके, तो ये उन्होंने कहा। अब देखो डिसेंट्स वो किस चीज में तब्दील हो रहा है, तो डिसेंट्स इनटू, यहां से हमें इनटू तो पता चल रहा है, तो यहां पे आ जाएगा फर्स्ट, डिसेंट्स इनटू राइट्स, यानी कि वो दंगों में तब्दील हो गया। ठीक है, 1 आ गया। अब इंडोनेशिया का स्टैम्पीड एक्सीडेंट वो क्या है? वो है इनकॉम्पिटेंस। इनकॉम्पिटेंस मतलब वो इनएफिशिएंसी है, इनएफिशिएंसी तो नहीं है। रेमिनिसेंट, रेमिनिसेंट मतलब सिमिलर टू, मिलता जुलता, मेल खाता हुआ। ठीक है, एप्ट, एप्ट मतलब उसके संदर्भ में ये सही नहीं है या अप्रोप्रिएट नहीं है। ठीक है, अप्रोप्रिएट होना। तो एप्ट मतलब कि आपका जो ड्रेस है, आपका जो आपने जो भी पहनावा पहना है, आपका ड्रेस है, इज नॉट एप्ट फॉर द इंटरव्यू, यानी कि इंटरव्यू के अनुरूप नहीं है। डिस्पैरिटी, डिस्पैरिटी मतलब होता है कि डिफरेंस, डिस्क्रिपेंसी। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो जो ये स्टैम्पिड है ये किस तरीके का है? जो अदर क्राउड रिलेटेड ट्रेजेडीज थी उनके अनुरूप है, उन्हीं की तरह का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो क्या है? रेमिनिसेंट। ठीक है, क्या है? रेमिनिसेंट। यहाँ पे थर्ड में आ जाएगा, यानी कि फर्स्ट में आएगा 3, लास्ट में आएगा हमारा 1। देखो अब 3 और 1 कहाँ आ रहा है, यहीं से हमें पता चल जाएगा। ऑप्शन बी में आ रहा है 3, फर्स्ट में 3 और लास्ट में 1। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट है। अब सेकंड भी चेक कर लेते हैं। सेकंड में आ रहा है मोर टू डू विद पुलिस। पुलिस क्या है? पुलिस के इनकॉम्पिटेंसी से वो मेल खाता है ज्यादा। वो इसलिए नहीं हुआ कि वहां पे गुंडागर्दी हुई, बल्कि इसलिए हुआ कि पुलिस की वहां पे नाकामी रही, इनकॉम्पिटेंसी रही। ठीक है, तो यानी कि 2 इनकॉम्पिटेंसी, तो 3, 2, 1 ऑप्शन बी इज करेक्ट। In 2017, the fundamentalist state of Turkey under President Recep Tayyip Erdogan removed Darwin's theory of evolution from the school curriculum because it was a controversial subject above the students level and not directly relevant। बोल रहे हैं 2017 में जो वहाँ की फंडामेंटलिस्ट सरकार थी टर्की की, जिनके प्रेसिडेंट कौन थे? रेसेप ताइप एर्डोगन जो थे, उनके अध्यक्षता में क्या किया गया? डार्विन की थ्योरी जो है एवोल्यूशन की, उसको स्कूल्स के करिकुलम से हटा दिया गया। क्या बोलते हुए? देखो डबल कोट्स में दे रहे हैं ना, मतलब ये उनने अपने वर्ड्स दिए, ये उनके वर्ड्स हैं। उनने कहा कि ये कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट है, ये टॉपिक जो है कंट्रोवर्शियल है। ठीक है, ये स्टूडेंट्स के लेवल से ऊपर है, यानी कि स्टूडेंट्स से समझ के परे है, एंड नॉट डायरेक्टली, और ये बिल्कुल डायरेक्टली रेलेवेंट नहीं है। ठीक है, अब ये क्यों किया उन्होंने? सऊदी अरेबिया इज द ओनली अदर कंट्री टू एक्सक्लूड एवोल्यूशनरी थ्योरी
फ्रॉम द स्कूल करिकुलम। इसके अलावा टर्की के अलावा सिर्फ सऊदी अरेबिया एक दूसरी कंट्री है जिसने इसको हटा रखा है बच्चों के करिकुलम से, ठीक है। क्रिश्चियन और मुस्लिम दोनों ही धर्म के जो जानकार हैं, जो समझ रखते हैं, वो इस थ्योरी को, एवोल्यूशन की थ्योरी को रिजेक्ट करते हैं, ठीक है। यानी कि क्रिश्चियन और मुस्लिम धर्म दोनों ही एवोल्यूशन की थ्योरी को नहीं मानते। हिस्ट्री इंडीड रिपीट्स फर्स्ट एज ट्रेजेडी एंड देन एज फार्स एज मार्क्स हैज सेड। जो कार्ल मार्क्स है, उनकी एक वर्ड है, उनकी एक फ्रेज है, उन्होंने कहा है कि हिस्ट्री पहले तो अपने आप को दोहराती है एक ट्रेजेडी के रूप में, ठीक है, उसके बाद वो अपने आप को दोहराती है एक बेवकूफ़ी के रूप में। यानी कि कोई घटना आपने सपोज करो पास्ट में ऐसा किया कि एक आप एग्जाम से 4 दिन पहले आपने बुक उठाई और पढ़ना स्टार्ट किया, उससे पहले आपने पूरे साल भर आपने पढ़ा नहीं, ये फर्स्ट टाइम आपकी बेवकूफ़ी होगी, ये बन गई एक हिस्ट्री, ठीक है। उसके बाद दोबारा आपने ये चीज़ करी, किसी भी परेशानी की वजह से कर ली होगी, हो सकता है कि आपकी नहीं सेहत खराब, आपकी सेहत ठीक नहीं है, आप नहीं पढ़ पाए, या फिर कुछ भी XYZ। थर्ड टाइम आपने, फिर भी आप पास हो गए, फर्स्ट टाइम भी पास हो गए थे, सेकंड टाइम भी आप पास हो गए, थर्ड टाइम आपने मूर्खता करी कि यार मैं पास तो हो जाता हूँ 4 दिन पहले पढ़ के, तो मुझे क्या ज़रूरत है ज़्यादा पढ़ने की। थर्ड टाइम आपने वो चीज़ क्या करी, मूर्खता करी कि मैं हो तो जाता हूँ पास, और हो सकता है आप पास हो जाएं, फेल हो जाएं, आपका लक ना अच्छा हो, आप फेल हो जाएं, ठीक है। तो हिस्ट्री जो है वो अपने आप को पहले एक ट्रेजेडी के तौर पे रिपीट करती है, फिर एक मूर्खता के तौर पे अपने आप को रिपीट करती है। It was a tragedy for Turkish state founded by Mustafa Kemal Atatürk, who had combined Islamism and political pluralism to make Turkey a model democracy in the Islamic world. देखो वो बोल रहे हैं कि ये टर्की के लिए, टर्की के इतिहास के लिए, टर्की की सरकार के लिए बड़ा ही एक दुखद एक अनुभव है, बड़ी ही एक ट्रेजेडी वाली बात है, क्योंकि जो इसके फाउंडर थे मुस्तफ़ा केमाल अतातुर्क, इन्होंने इसकी जो स्थापना करी थी वो इस्लामिज्म को और पॉलिटिकल प्लूरलिज्म मतलब कि एक की बहुत सारे धर्मों के, बहुत सारी विविधता के लोग उस को मॉनिटर कर रहे हैं, पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हैं, जिससे क्या होगा कि आप हर धर्म की बात को सुनेंगे, समझेंगे, ठीक है। उसके तौर पर, इन दोनों के कॉम्बिनेशन के तौर पर उसने टर्की की स्थापना करी थी, ठीक है, और इसको डेमोक्रेसी का मॉडल बनाया था इस्लामिक वर्ल्ड में, ठीक है। टर्की भी एक इस्लामिक कंट्री है, फिर भी इस्लामिक वर्ल्ड में उसको एक डेमोक्रेसी का मॉडल बना के रखा था उनने। तो उसके लिए बड़ी ही दुखद बात है कि वहाँ से ऐसे करिकुलम से चीज़ें हटा दी गई, ठीक है। सबसे पहला हो जाएगा कि हिस्ट्री अपने आप को, इतिहास अपने आप को दोहराता है, ठीक है, ये एक ओपनिंग लाइन हो जाएगी फर्स्ट। अब क्यों ऐसा कहा गया? ऐसा इसलिए कहा गया क्योंकि 2017 में क्या वहाँ से डार्विन की एवोल्यूशन थ्योरी हटा दी गई स्कूल्स के करिकुलम में से। तो डार्विन की थ्योरी हटा दी गई करिकुलम में से, और ये कहा कि ये जो घटना हुई ये टर्की के इतिहास के लिए बड़ी ही दुखद बात है, दुखद घटना है, क्योंकि टर्की एक जो है इस्लामिज्म को और पॉलिटिकल प्लूरलिज्म को मिलके बनाया गया एक डेमोक्रेसी थी, ठीक है। वहाँ पे अगर इस तरीके से तानाशाही की जाएगी तो इट इज़ वेरी बैड फॉर आवर डेमोक्रेसी, ठीक है। थर्ड ये हो गया। फोर्थ ये हो गया कि सऊदी अरेबिया इसके अलावा दूसरी ऐसी कंट्री है जहाँ पे एवोल्यूशनरी थ्योरी नहीं अपनाई जाती, ठीक है, फोर्थ। और ये क्यों नहीं किया जाता? क्योंकि क्रिश्चियन और मुस्लिम दोनों ही धर्मों में एवोल्यूशन की थ्योरी को रिजेक्ट किया जाता है, ठीक है। यानी कि SPTQR ये हमारे स्टेट ऑप्शन बन रहे हैं, ठीक है। अब पहला क्वेश्चन देखते हैं, फर्स्ट क्या होगा? तो फर्स्ट हमने देखा क्या है, S है, ठीक है, यानी कि हिस्ट्री अपने आप को रिपीट करती है, S फर्स्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट। सेकेंड सेंटेंस क्या होगा? सेकेंड सेंटेंस है P, ऑप्शन ए इज करेक्ट। थर्ड सेंटेंस क्या होगा? थर्ड सेंटेंस है T, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है T, ठीक है, ट्रेजेडी है टर्की के लिए, तो थर्ड है T, यानी कि ऑप्शन E इज करेक्ट। और फोर्थ स्टेटमेंट है T के बाद में Q, ठीक है, फोर्थ स्टेटमेंट है Q, यानी कि ऑप्शन B इज करेक्ट। In this question, a sentence has been divided into 4 parts, A, B, C and D. Read the sentence to find out whether there is any grammatical error in it. ठीक है, whenever I saw him,
ही हैज़ बीन रीडिंग द सेम नॉवल। अब देखो, वेन एवर आई सॉ हिम, पास्ट की घटना की बात हो रही है कि मैं जब भी उसे देखता था, जब भी मैंने उसे देखा तो वो क्या कर रहा होता था उस टाइम पे, जब मैं उसे देखता था वो क्या कर रहा होता था उस टाइम पे वो कोई किताब पढ़ रहा होता था। तो हैज़ बीन तो कंटिन्यूअस में पास्ट कंटिन्यूअस की बात हो रही है ना, बट हमें यहाँ पे एकदम जो है सिंपल पास्ट चाहिए, ठीक है, क्योंकि पास्ट की घटना वो कंप्लीट हो चुकी है। जब मैं उसे देखता था वो पढ़ रहा होता था, ठीक है, सेम नॉवल पढ़ रहा होता था, यानी कि वो पास्ट की घटना है जो कंप्लीट हो चुकी है। तो यहाँ पे सिंपल पास्ट आएगा, हैज़ बीन रीडिंग की बजाय वॉज रीडिंग। ही वॉज रीडिंग द सेम नॉवल, मैं जब भी उसे देखता था वो सेम ही किताब पढ़ रहा होता था, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी में एरर है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ही इज बेटर देन एनी बॉय इन द क्लास। अब देखो यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री यूज की जा रही है। हमें पता है जब एक पर्टिकुलर ग्रुप में सपोज करो बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, 5 लोग हैं, अब हमने क्या करना है, इन 5 में से इस व्यक्ति का बाकी सबसे कंपैरिजन करना है। तो क्या होगा, इस ग्रुप के किसी भी और बच्चे के साथ में उसका कंपैरिजन जो है नहीं हो सकता, या ये जो बच्चा है ये इस ग्रुप के और किसी भी बच्चे से ज़्यादा काबिल है, ठीक है। तो एनी की बजाय यहाँ पर क्या आएगा, एनी के साथ में अदर, एनी अदर बॉय इन द क्लास, अपनी क्लास के किसी भी और लड़के से वो बेहतर है, ठीक है। सो ऑप्शन सी में एरर है। अब यहां पे सेंटेंस रीअरेंज करना है, ठीक है। पाबो 67 हैज क्वाइटली इंस्टिगेटेड अ कोपर्निकन रेवोल्यूशन। कोपर्निकन एक साइंटिस्ट हैं, ठीक है, उनकी धारणाओं विचारधाराओं को फैलाने वाली जो क्रांति है, रेवोल्यूशन है, ठीक है, उसके बारे में बात की जा रही है। कह रहे हैं कि पाबो जो 67 ईयर्स के हैं, उन्होंने चुपचाप कोपर्निकन की रेवोल्यूशन को इंस्टिगेट कर दिया, शुरुआत कर दी है उनकी रेवोल्यूशन की, ठीक है। साइंस बीइंग ऑफ एन इंक्रीजिंगली कोलैबोरेटिव एंड कॉम्पिटिटिव नेचर, recent trends in Nobel Prize suggest that there are usually multiple winners for every prize। बोल रहे हैं कि साइंस जो एक बहुत ही बड़ा कोलैबोरेटिव और कॉम्पिटिटिव नेचर बन चुका है जिसका, ठीक है, अब रीसेंट ट्रेंड्स जो आ रहे हैं नोबेल प्राइज में, जो रीसेंट ट्रेंड्स सामने आए हैं, उससे ये पता चल रहा है कि यूजुअली एक प्राइज के लिए एक से ज्यादा विनर्स हो सकते हैं। हम देख रहे हैं हर बार फिजिक्स की फील्ड में 2 लोगों को मिल गया, मैथमेटिक्स की फील्ड में 2 लोगों को मिल गया, आर्ट की फील्ड में 2 लोगों को मिल गया, 4 लोगों को मिल गया, ऐसे एक से ज्यादा लोगों को मिल रहा है, किसी एक व्यक्ति को नहीं मिल रहा, ठीक है। The Nobel Prize for Medicine this year will be awarded to Svante Pääbo, a Swedish geneticist and a director of Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology in Leipzig, Germany। बोल रहे हैं इस साल का जो मेडिसिन का नोबेल प्राइज दिया जाएगा वो दिया जाएगा स्वांते पाबो को, जो कि एक स्वीडिश एक जेनेटिस्ट हैं। जेनेटिसिस्ट वो व्यक्ति होते हैं जो हमारी हेरिडिटी, ठीक है, हेरिडिटी को आइडेंटिफाई करते हैं कि हमारी हेरिडिटी में क्या क्या चीज़ें हैं जो आगे परस्यू कर रही हैं, फॉलो की जा रही हैं, ठीक है। उनके बारे में पढ़ाई करते, उनके जानकार हैं, ठीक है। और ये डायरेक्टर भी हैं मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट ऑफ फॉर एवोल्यूशनरी एंथ्रोपोलॉजी के। ये कहाँ पर है, लिप्जिग में है, जर्मनी में। It is a tribute to the originality and revolutionary implications of Pääbo's research that in a world perennially reshaped by advances in biology, he has been chosen as lone winner of the Medicine or Physiology Prize this year, something not witnessed since 2016। बोल रहे हैं कि ये बड़े ही एक उनकी जो काम है, उनका जो रेवोल्यूशनरी काम है, उसको ये एक प्रोत्साहन देने का, ट्रिब्यूट देने का एक कोशिश है, क्योंकि जो उनकी रिसर्च है वो ऐसी जगह पर है जहाँ पे पहले बड़े लंबे टाइम से एडवांस बायोलॉजी की फील्ड में जो एडवांस टेक्नोलॉजी या एडवांसेस हम लेकर आ रहे हैं, उनको हम लोग अभी तक प्राइज देते आए हैं,
ठीक है। और इनको चुना जाना एक लोन विनर मतलब इकलौते विनर के तौर पे इस फील्ड में, ये ऐसी एक घटना है जो 2016 के बाद में हमने कभी भी नहीं देखी, ठीक है। यानी कि 2016 से हर एक फील्ड में एक से अधिक व्यक्ति को ही प्राइज मिल रहे हैं। ओके, अब देखो सबसे पहले आएगा द नोबेल प्राइज फॉर मेडिसिन दिस ईयर। ये किसको दिया गया? स्टीवन पाबो को दिया गया, ठीक है। ये वाली स्टेटमेंट आ जाएगी सबसे पहले, यानी कि 3। अच्छा, यहाँ पे सी, इसको आप सी, ये हो गया ए, बी, सी और डी, ठीक है। तो सबसे पहले आएगी सी स्टेटमेंट। इसके बाद आएगी कि हम जो साइंस की फील्ड में जितना ज़्यादा इंक्रीजिव, कोलैबोरेटिव और कॉम्पिटिटिव नेचर है, तो रीसेंट ट्रेंड्स जो है वो यही देखने में आए हैं कि अभी तक एक से ज़्यादा ही विनर होते हैं प्राइजेस के, ठीक है। यानी कि बी स्टेटमेंट आएगी। अब इसके बाद में क्या होएगा? डी स्टेटमेंट, कि ये उनकी ओरिजिनलिटी के लिए एक ट्रिब्यूट है, जो उन्हें रेवोल्यूशनरी एक विचारधारा पैदा करी है, उसके लिए एक ट्रिब्यूट है कि इस बार सिर्फ एक ही व्यक्ति को प्राइज दिया जा रहा है मेडिसिन की फील्ड में, और ये 2016 के बाद में हम पहली बार देख रहे हैं किसी एक व्यक्ति को एक फील्ड में प्राइज दिया जा रहा है, ठीक है, डी। और लास्ट में आ जाएगा कि पाबो जो 67 ईयर्स के हैं, उनने एक तरह से कोपरनिकन रेवोल्यूशन पैदा कर दी है, रेवोल्यूशन ला दी है दुनिया में, क्रांति लेकर आए हैं, ठीक है। सी बी डी ए, सी से देखो कौन कौन से स्टार्ट हो रहे हैं, 2 ही स्टार्ट हो रहे हैं, तो बाकी आप सी, डी और ई को तो हटा दो, एलिमिनेट कर दो। सी बी, ए डी, डी ए, ऑप्शन बी इज करेक्ट। इडियम्स एंड फ्रेज, आई एम वरिड अबाउट माई जॉब, मुझे अपनी जॉब की चिंता है। आई थिंक माई कंपनी इज हेडिंग इन टू चॉपी वाटर्स। अब देखो यहाँ से पता चल रहा है कि अपनी जॉब की चिंता है, तो अपनी कंपनी क्या कर रही है? एक मुसीबत की तरफ बढ़ती जा रही है। जॉब की चिंता तभी होगी ना, अगर कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी तो मुझे जॉब की चिंता क्यों होगी? अगर मेरी कंपनी करोड़ों करोड़ों का बिजनेस हर दिन कमा रही है, ठीक है, हर दिन बेहतर कर रही है, कल 5 करोड़ किया था, आज 6 करोड़ कर रही है, तो मुझे क्या ज़रूरत है चिंता करने की? मुझे पता है अगर मैं अच्छा काम कर रहा हूँ तो मेरे को कंपनी निकालने वाली नहीं है, क्योंकि वो उन एम्प्लॉयज़ को नहीं छेड़ना चाहेगी जो अच्छा बिजनेस उनको ला के दे रहे हैं, राइट। तो वही बोल रहे हैं कि मुझे अपनी जॉब की चिंता है, मुझे लग रहा है कि मेरी कंपनी चॉपी वाटर्स की तरफ जा रही है, यानी कि मुसीबत की तरफ जा रही है, परेशानी की तरफ जा रही है, ठीक है। टू अरेंज और फॉर एन इवेंट और एक्टिविटी टू हैपन, कि किसी एक्टिविटी की अरेंजमेंट करने जा रहे हैं, वो नहीं। द लास्ट कमेंट और डिसीजन अबाउट समथिंग, कि ये अंतिम फैसला है हमारा इस बारे में, नहीं। स्टोरी और इवेंट यूज्ड एज वार्निंग, कोई कहानी जिसको या कोई ऐसी घटना जिसको एक वार्निंग के तौर पे देखा गया, ठीक है, वार्निंग के तौर पे लिया गया कि मैंने क्या किया, मैंने गलती से एसी ऑन रख दिया, इसलिए अब कंपनी मुझे निकालने वाली है, इसलिए मुझे अपनी जॉब की चिंता हो रही है, नहीं, ये भी नहीं होगा, ठीक है। ट्रबलसम, डिफिकल्ट और अनसर्टेन टाइम्स, चॉपी वाटर्स मतलब ट्रबलसम, डिफिकल्ट और अनसर्टेन टाइम्स, यानी कि मुसीबत की तरफ बढ़ रहे हैं। ऑप्शन डी इज करेक्ट। इंडियाज सरफेट ऑफ इकोनॉमिस्ट, सरफेट होता है बहुतायत, जरूरत से ज़्यादा, ठीक है, जितनी हमें रिक्वायरमेंट है उससे ज़्यादा, जो हमारे इकोनॉमिस्ट हैं, गोज एन ओल्ड डैश हैज़ गिवन आर इकोनॉमी अ जम्बल ऑफ पॉलिसीज ऑल टू डैश फॉर आर ओन गुड। बोल रहे हैं कि इंडिया की जो सरफेस है इकोनॉमिस्ट की, मतलब इंडिया में जो बहुतायत मात्रा में इकोनॉमिस्ट हैं, वो क्या है? गोज एन ओल्ड क्या है यहाँ पे? कि वो एक तरह से बहुत पुरानी क्या है? क्विप है। क्विप का मतलब होता है कि आप क्या कर रहे हैं, बड़े ही क्लेवर या फनी रिमार्क है, ठीक है। तो ये गोज एन ओल्ड क्विप, यानी कि एक पुरानी कहावत है, कही जाने वाली बात है, ठीक है। हैज़ गिवन आर इकोनॉमी अ जम्बल ऑफ पॉलिसीज, इसने हमारी इकोनॉमीज को बहुत सारी पॉलिसीज में जम्बल किया है, ठीक है, जम्बल दिया है हमारी पॉलिसीज को। ऑल टू अनविल्डली मतलब होता है बड़ा ही कम्बरसम या ऑकवर्ड बना रहे हैं हमारे लिए, ठीक है, अपने आप के लिए आप बड़ा ही कम्बरसम, बड़ा ही स्लम्प मतलब होता है कि आप किसी तरह का रिसेशन फेस कर रहे हैं, डाउन टाइम फेस कर रहे हैं। डाइवर्स मतलब विविधता, ठीक है। एंट्रिटी का मतलब होता है कि आप किसी चीज़ को अपील कर रहे हैं, ठीक है। कोहेरेंस मतलब होता है आप किसी चीज़ को कंसिस्टेंसी या इंटीग्रिटी दे रहे हैं, ठीक है। कोहेशन और बल्कि मतलब होता है कि कोई चीज़ बड़ी भारी भरकम है,
ओके, सो यहाँ पे ऑप्शन ए क्विप एंड अनविल्डी, यानी कि क्विप मतलब पुरानी कहावत, मजाकिया बात, ठीक है, ओल्ड क्विप as given our economy a jumble of policies all too unwieldy for our own good. इंसेंटिव का मतलब क्या होता है कि आप जो कुछ एक्स्ट्रा अच्छा काम करते हैं उसके लिए आपको एक मेहताना मिलता है, जो ठीक है, एक तरह से अप्रेजल मिलता है, एक तरह से प्राइज मिलता है, वो आपका क्या होता है, इंसेंटिव होता है, ठीक है. आई थिंक there are encouraging developments in technology that are permitting developed countries to do more with less and increasing incentives to do so. बोल रहे हैं कि मेरे हिसाब से जो डेवलपमेंट्स हैं वो काफ़ी इनकरेजिंग है, ठीक है, बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट्स हो रही हैं टेक्नोलॉजी की फील्ड में, दैट आर परमिटिंग, जो कि डेवलप्ड कंट्रीज़ को अलाउ कर रही हैं टू डू मोर विद लेस, कि और कम रिसोर्सेज से और ज़्यादा अच्छा करने की उनको एक प्रेरणा दे रही हैं, एंड इंक्रीजिंग इंसेंटिव्स टू डू सो, और उनके इंसेंटिव्स यानी कि उनकी प्राइजेस भी बढ़ रहे हैं ऐसा करने से, ठीक है, यानी कि कम में अगर ज़्यादा करें तो बाकी रिसोर्स वो उसको और यूटिलाइज कर सकते हैं ना, तो वो एक तरह से इंसेंटिव ही हो गया उनका. Economic returns from these projects may provide a strong incentive for such countries to participate. बोल रहे हैं कि ऐसी कंट्रीज से अगर इकोनॉमिक रिटर्न्स होते हैं, ऐसे प्रोजेक्ट कुछ हमने प्रोजेक्ट बनाया उससे हमें बहुत ज़्यादा लाभ हुआ, ठीक है, तो ऐसे इकोनॉमिक रिटर्न्स जो आएंगे वो हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंसेंटिव, मतलब एक तरह से हमारे लिए बहुत अच्छा एक मोटिवेशन देने वाला, मोटिवेशन मिलने वाला एक प्राइज होगा फॉर सच कंट्रीज टू पार्टिसिपेट, ऐसी कंट्रीज के लिए कि वो और ज़्यादा ज़ोर शोर से और ज़्यादा चीज़ों में पार्टिसिपेट करें, ठीक है. बट मैनी physicians have refused these incentives because of the risk of control of their practice. बोल रहे कई सारे फिजिशियंस हैं, उन्होंने इस तरह के इंसेंटिव्स को लेने से मना कर दिया है, क्योंकि वो कहते हैं कि इससे हमारे जो प्रैक्टिसेस हैं वो कंट्रोल की जा सकती हैं, उनके ऊपर और ज़्यादा आप क्या करेंगे, अनुशासन लगाने की कोशिश करेंगे, ठीक है. तो ये तीनों चीज़ों में आपको देखो एक इंसेंटिव की जो डेफिनेशन है वो क्लियर हो रही है. इंसेंटिव मतलब आपको कुछ एक्स्ट्रा चीज़ दी जा रही है, ठीक है, जो आपकी मेहनताना है उससे आपको अलग कुछ चीज़ दी जा रही है, ठीक है. तो ऑल आर करेक्ट, ऑप्शन ई इज करेक्ट. एनुअल वीजा कोटाज फॉर इंडियन शेफ्स एंड योगा ट्रेनर्स and a post-study work visa regime for Indian students will expected ties. अब एक्सपेक्टेड वो क्या, एनुअल वीज़ा कोटाज जो है इंडियन शेफ्स के, योगा ट्रेनर्स के लिए, और जो पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा है इंडियन स्टूडेंट्स के लिए, वो एक्सपेक्टेड टाइज को क्या कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा. एज वुड द अप्रूवल ऑफ डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस, कि जैसा हमने डबल टैक्सेशन को अवॉइड करने के लिए अप्रूवल मंजूरी दे दी है, अग्रीमेंट साइन किया है ऑस्ट्रेलिया के साथ में, तो वो क्या करेगा, विच इज बॉल्स्टर टू सेव मिलियंस. बॉल्स्टर मतलब बढ़ाना, तो बढ़ाएगा नहीं. द स्टूडेंट्स विल बॉल्स्टर टाइज मतलब मजबूत करना, यहाँ पे हो जाएगा बॉल्स्टर टाइज, हमारी संधियों को वो और मजबूत करेगा. क्यों, क्योंकि हमने डबल टैक्सेशन को अवॉइड करने के लिए भी मंजूरी दे दी है ऑस्ट्रेलिया के साथ में मिलकर, विच इज एक्सपेक्टेड टू सेव मिलियंस ऑफ डॉलर्स अ ईयर फ्रॉम इंडियन IT फर्म्स, कि वो अनुमान लगाया जा रहा है कि वो बहुत ज़्यादा पैसा हमारा बचाएगा, ठीक है. यानी कि A की जगह पे D और D की जगह पे A आएगा, तो A की जगह पे D, ठीक है, ऑप्शन A इज करेक्ट. सो द इंडिया ऑस्ट्रेलिया पार्टनरशिप enjoys wide bipartisan support in Canberra, that Australia has been particularly upset with what it called the weaponization of trade by China has surely helped dash sentiment about India being a more trustworthy partner. बोल रहे हैं कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया की पार्टनरशिप्स जो है उसमें बहुत ज़्यादा बायपार्टिसन सपोर्ट है, ठीक है, कैनबेरा में. क्यों, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया क्या मानता है, ऑस्ट्रेलिया निराश है किस बात से, कि उनको लगता है कि चाइना जो है वो ट्रेड को वेपनाइज कर रहा है, ठीक है. हैज श्योरली हेल्प डैश सेंटिमेंट अबाउट इंडिया, तो इससे क्या हुआ, उनके जो सेंटिमेंट्स हैं इंडिया के लिए वो ज़्यादा ट्रस्टवर्दी बन गए, तो उनके जो सेंटिमेंट्स इंडिया की तरफ हैं वो थोड़े बायस्ड हो गए, ठीक है, गैल्वेनाइज हो गए, थोड़े से इंडिया की तरफ
और ज़्यादा प्रेरित हो गए। ओके, तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन मतलब किसी चीज़ को परखना, जांचना, ठीक है, ऑब्जर्व करना। गैल्वेनाइज, गैल्वेनाइज मतलब होता है किसी चीज़ को स्टिमुलेट करना, किसी चीज़ की तरफ आकर्षित हो जाना, ठीक है। ब्रिलियंस, ब्रिलियंस मतलब आपका दिमागी ब्रिलियंस, आप बड़े समझदार हैं, बड़े पारखी हैं, बड़े सूझबूझ वाले हैं। स्टैगरिंग, स्टैगरिंग मीन्स बड़ा ही अमेजिंग, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, हेल्प्ड गैल्वेनाइज सेंटिमेंट अबाउट इंडिया, कि इंडिया के बारे में जो सेंटिमेंट्स है उनको गैल्वेनाइज करने की कोशिश की गई है ना। सो ओनली 2B इज करेक्ट। While the two countries are already part of recently formed global dash such as four nation quad। अब क्या ग्लोबल क्या फॉर्म की गई होगी, रिसेंटली 2 ग्लोबल कुछ फॉर्म की गई, पार्टनरशिप्स फॉर्म की गई, कुछ कॉम्बिनेशन फॉर्म किया गया, ठीक है। सच एज 4 नेशन क्वाड एंड ट्राइलेटरल सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव, 4 देशों की क्वाड बनाई गई, ठीक है, और 3 देशों की सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव बनाई गई, एंड द इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फोरम, और एक इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फोरम बनाया गया। उन सभी का ये दोनों कंट्रीज जो है वो पार्ट हैं, ठीक है। सेटबैक, सेटबैक मतलब होता है निराशा हासिल होना, ठीक है, पीछे आपको कदम हटाने पड़े, निराशा मिले। एम्बिशन, एम्बिशन मतलब होता है आपका एम, गोल। क्लिक्स, क्लिक्स मतलब होता है ग्रुप, सर्कल। आउटकम, आउटकम मतलब होता है जो भी आपने किया है उसका आपको रिजल्ट क्या मिला, ठीक है। तो यहाँ पे ये 2 देश जो हैं वो पहले ही कुछ ग्रुप्स का पार्ट है। कौन कौन से ग्रुप्स का पार्ट है, 4 नेशन क्वाड का पार्ट है, ट्राइलेटरल सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव का पार्ट है, और इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फोरम का पार्ट है, ठीक है। तो ऑप्शन 3 क्लिक्स, ठीक है। तो यहाँ पे 3 ओनली 3 नहीं आ रहा कहीं पे भी, राइट। तो नन ऑफ द अबव। द बायलेटरल ट्रेड डील इज अ स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव सिग्नल अबाउट इंडियाज क्रेडेंशियल टू द वर्ल्ड डैश इट्स फीट अवे फ्रॉम डॉजी सप्लाई चेन टूवर्ड्स अ चाइना +1 स्ट्रैटेजी। जो बोल रहे कि बायलेटरल ट्रेड, द्विपक्षीय जो ट्रेड है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव सिग्नल है इंडिया के क्रेडेंशियल्स के बारे में, दुनिया भर में इंडिया की क्या राय है उसके बारे में। टू अ वर्ल्ड डैश इट्स फीट, अब अपने फीट क्या हो कर रहा है, वो शफल कर रहा है, शफलिंग इट्स फीट। इसका मतलब होता है, ये एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है एक से दूसरी पोजीशन पर शिफ्ट करना, यानी कि कल तो मुझे आप बड़े अच्छे लग रहे थे, आज आप मुझे बड़े बुरे लग रहे हैं, ठीक है, मतलब मेरे स्टेबिलिटी नहीं है। फ्रॉम डॉजी सप्लाई चेन्स टूवर्ड्स अ चाइना +1 स्ट्रैटेजी, कि डॉजी सप्लाई चेन है, ठीक है, तो वो चाइना +1 वाली स्ट्रैटेजी अपना रहे हैं, ठीक है। तो वर्ल्ड क्या कर रहा है, टू अ वर्ल्ड शफलिंग इट्स फीट। ऑप्शन ए शफलिंग इट्स फीट, जिसका मतलब होता है कि एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे जंप करना, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए ओनली 1 इज करेक्ट। आज के सेशन में इतना ही। इसकी PDF और ऑडियो एक्सप्लेनेशन आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। इसके अलावा प्ले स्टोर से हमारी ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग।